तो वेलकम टू नयन अल्टीमेट। यहाँ पे मैं आप लोगों को, जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने दोस्तों आप लोगों को मगध साम्राज्य बताया था, तो जो लोग भी नया है मगध साम्राज्य ज़रूर देखना। और यदि आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो यहाँ पे मैं मगध साम्राज्य के बारे में पिछला लेक्चर में बताया था कि भारत में जब महाजनपदों का दौर चल रहा था उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। और मगध में जो सबसे पहले हर्यक वंश आया था, जिसके वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को बनाया गया था। फिर अजातशत्रु आता है, फिर उसका पुत्र उदयन आता है, फिर नागदशक आता है। नागदशक की हत्या उसके अमात्य जो है वो शिशुनाग करता है, और फिर शिशुनाग वंश की कहानी चलती है। तो जो लोग भी नया है वो पिछला लेक्चर मगध साम्राज्य की जरूर देखना। तो यहाँ पर मैं शिशुनाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व का जिसका समय रहा है शिशुनाग वंश का। और यदि शिशुनाग वंश की संस्थापक की बात किया जाए तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। यहाँ पे तो आप लोगों को आसानी होगी कि संस्थापक पूछा जाए तो डायरेक्ट नाम से ही है शिशुनाग वंश, और संस्थापक शिशुनाग। और यदि शिशुनाग पे यदि बात की जाए तो शिशुनाग का जो शासन या कार्यकाल यहाँ पे चला है, जो कि 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व रहा है, जिसका मतलब BC होता है, ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व हो गया और बिफोर क्राइस्ट हो गया। तो पिछला लेक्चर में मैंने बताया था यहाँ पे। तो शिशुनाग जो था उन्होंने पहला काम ये किया था कि जब वो आते हैं तो राजधानी जो था, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछला लेक्चर में कि मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी। फिर उदयन जब आता है तो राजधानी को पाटलिपुत्र लाने का काम करता है। लेकिन जब शिशुनाग आता है तो फिर राजधानी जो है वैशाली कर दिया उन्होंने, वैशाली। तो वैशाली कहाँ से लाया था? पाटलिपुत्र से चेंज करके लाया था वैशाली। और उसके समय में एक और काम हुआ था कि अवंती और वत्स को जो विजय प्राप्त करके मगध में मिलाया था। अवंती प्लस वत्स को क्या किया था? मगध में मिलाया था। आप लोग ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मगध में मिलाया, अवंती और वत्स पे विजय प्राप्त किया, इसके बाद उसको मगध में मिलाया, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसका कार्यकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक था। और उन्होंने राजधानी जो था पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली लाया था। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली लाया था? तो शिशुनाग हो जाएगा यहाँ पे। और उन्होंने अवंती और वत्स को जीत करके मगध में मिलाया। और इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण ये भी बात है कि उस समय जो मगध का साम्राज्य था वो बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल था। इतने भूभाग जो था वो शामिल हुआ करता था मगध में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना ये पॉइंट। तो और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है शिशुनाग की, और शिशुनाग के बाद उसका पुत्र काला अशोक आता है, जिसका कार्यकाल 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक होता है। और काला अशोक जो था वो राजधानी को पाटलिपुत्र फिर से चेंज करके लाता है वैशाली से। और उसके बाद से जो राजधानी है मगध की हमेशा के लिए पाटलिपुत्र ही रह जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे कि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था, जिन्होंने राजधानी जो था परिवर्तन करके पाटलिपुत्र से वैशाली लाया। फिर जब उसके पुत्र आते हैं तो राजधानी परिवर्तन से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना। फिर उसके पुत्र आते हैं, वो फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र लाता है। और एक दो ग्रंथ यानी कि पुराण और दिव्यदान के अनुसार काला अशोक का नाम काकवर्ण था, काला अशोक का नाम था काकवर्ण नाम था। और काला अशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन मैंने बताया था बौद्ध लेक्चर में, 383 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्थान भी मैं लिख देता हूँ, वैशाली में हुआ था, स्थान वैशाली में हुआ था। और क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कौन सा 2 भाग है यहाँ पे लिख दूँ? स्थाविर और महासंगिक में हुआ था। स्थाविर प्लस महासंगिक में बौद्ध धर्म बट गया था। ये 2 पार्ट थे, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंगिक के रूप में बट जाता है। और एक दिन की बात है कि राजधानी में घूमते समय काला अशोक जब अपनी राजधानी में घूम रहे थे तो किसी व्यक्ति ने छुरा या चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देता है काला अशोक को। और महाबोधि वंश के अनुसार काला अशोक के 10 पुत्र थे, जो कि 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो यहाँ पे शुंग वंश शिशुनाग वंश का जो शासन था
जो कि 412 ईसा पूर्व में शुरू होता है और 340 ईसा पूर्व तक चला होता है। तो आपने देखा यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार मैं आप लोगों को पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो कि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और 394 ईसा पूर्व में इसकी हत्या इसके राजधानी में किसी व्यक्ति ने चाकू घोंप करके कर दिया। और उसके बाद फिर नंद वंश आता है, इसके बाद फिर उसका पुत्र 10 पुत्र होता है, जो कि 344 ईसा पूर्व तक शासन करता है। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक शिशुनाग था, जिन्होंने राजधानी को वैशाली लाने का काम किया पाटलिपुत्र से, और अवंती और वत्स को जीत के मगध में मिलाया। और इसी के शासनकाल में मगध साम्राज्य का जो भूभाग था, बंगाल से लेकर के मालवा तक फैल गया। और काला अशोक, उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र काला अशोक आता है, जो कि 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और उन्होंने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र लाया। और पुराण और दिव्यदान के अनुसार काला अशोक का नाम काकवर्ण था, अन्य नाम। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी काला अशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होता है। और द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और एक दिन की बात है, काला अशोक जब राजधानी में घूम रहे थे, न कि शिशुनाग, बल्कि याद रखना यहाँ पे काला अशोक था जो कि राजधानी में घूम रहे थे, तो एक व्यक्ति ने इसकी हत्या चाकू घोंप कर देती है। फिर इसके 10 पुत्र, तो वो लोग 344 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इसके बाद फिर नंद वंश की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो देखा आपने, मगध में सबसे पहले हर्यक वंश आया। तो हर्यक वंश में जो राजा थे, सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, जिन्होंने 3 शादियां करने के पश्चात मगध की स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया था पहली बार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछला लेक्चर जरूर देखना, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ पिछला आप लोगों को। बिंबिसार ने अंग देश के जो राजा ब्रह्मदत्त था, उसको हत्या करके, ब्रह्मदत्त को हत्या करके मगध में मिलाया। फिर उसका पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके शासन में आता है। तो बिंदुसार ने भी वहाँ पे उस समय कौशल को और वैशाली को मगध में मिलाया। तो देख रहे हैं आप धीरे धीरे कैसे मगध जो महाजनपद है, दूसरे राज्यों को अपने मिला करके और मजबूत बनता जा रहा है। उसके बाद फिर उद्यन आता है, और फिर नागदशक आता है। फिर नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग करता है, जो कि शिशुनाग वंश के संस्थापक था। और शिशुनाग आता है, जो कि राजधानी वैशाली करता है पाटलिपुत्र से, और अवंती और वत्स को मगध में मिलाया। और इसके शासन के समय में मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र था, वो बंगाल से मालवा तक था। उसके बाद फिर उसका पुत्र काला अशोक आता है, जो कि राजधानी फिर से पाटलिपुत्र बनाता है। और उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। काला अशोक को काकवर्ण भी कहा गया है। और एक दिन की बात है कि काला अशोक की हत्या राजधानी में घूमते समय किसी व्यक्ति ने चाकू घोंप कर दिया, चाकू मार कर दिया। और इसके बाद फिर उसके 10 पुत्र आते हैं, जो कि 344 ईसा पूर्व तक जो है, जो शिशुनाग वंश का शासन चला करता है। फिर आ जाता है यहाँ पे नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश का जो शासन काल है, जो 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक होता है। और जो संस्थापक महापद्म नंद था, जो कि मगध के शक्तिशाली शासकों में गिना जाता था, मगध में सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में गिना जाता था। और पहली बार उन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था। कलिंग पे पहली बार विजय प्राप्त किया था। और कलिंग पे विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने वहाँ पे एक नहर खुदवाया था। याद रखना दोस्तों, एक नहर खुदवाया था, जिसका जिक्र उस समय के कलिंग शासक ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया था, जिसका जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। आप लोग ध्यान रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कलिंग शासक का है। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि पहली बार कलिंग पे विजय किसने प्राप्त किया था, यानी कि पहली बार कलिंग को मगध में मिलाने का काम किसने किया था। तो आप लोगों को बता देना है कि महापद्म नंद था। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कई सारे फैक्ट आपने देखा जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो नंद वंश जो है, जिसके संस्थापक महापद्म नंद था, जो कि मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में गिना जाता था। और पहली बार कलिंग को मगध में मिलाया था, और वहाँ फिर एक नहर खुदवाया, और जिसका जिक्र कलिंग राज जो है, जिसका कलिंग के राजा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला करता है। और पुराणों के अनुसार जो है, सो महापद्म नंद को एक राट भी कहा गया है, और सर्व छत्रांतक भी कहा गया है। सर्व छत्रांतक का मतलब है कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला, सब छत्रांतक भी कहा गया है। भार्गव भी कहा गया है महापद्म नंद को। भार्गव का मतलब होता है दूसरा परशुराम, यानी कि महापद्म नंद जो था वो क्षत्रियों का विनाश भी किया, और दूसरा परशुराम इसीलिए वो कहलाया।
और नंद वंश का यदि बात करें तो धनानंद अंतिम शासक था। महापद्म नंद के कुल 8 पुत्र थे, जिसमें से एक धनानंद भी था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक बनता है। और धनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन थे, सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। और उसके दरबार में एक बार चाणक्य नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि तक्षशिला के आचार्य होते हैं। चाणक्य आता है। चाणक्य का अन्य नाम आप लोग लिख ले, विष्णुगुप्त और कौटिल्य होता है। एग्जाम में कई बार चाणक्य का नाम भी पूछा करता है। तो यहाँ पे सिकंदर के समकालीन था धनानंद, और उसके दरबार में चाणक्य आता है, जिसे अपमानित किया जाता है। फिर चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, धनानंद जो था जनता पे बहुत ज़्यादा कर लगाता था, जनता इससे आक्रोशित था, जनता पर बहुत कर लगाता था, तब कर का अत्यधिक बोझ देता था, अत्यधिक बोझ दिया करता था जनता पे, जिसके कारण जनता आक्रोशित थे। और इसका फ़ायदा उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या करता है 322 ईसा पूर्व में। और फिर जाके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाता था। देखा यहाँ पे मगध में जो वंश था, वंश का क्रम भी पूछ सकता है। सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश आप लोगों ने पढ़ा, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। तो आपने देखा यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि 1-2 बार देखना दोस्तों, और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। तो धन्यवाद।